it's me Rakhi from evidyarthi.in and in this session I will be clearing your concepts regarding evaporation. ठीक है, evaporation होता क्या है? I'll be explaining you this in this session. Fine. So first of all let me explain you the process of evaporation. Evaporation का क्या process होता है? देखिए, evaporation का मतलब क्या होता है? पानी का भाप बनना. ठीक है, that means conversion of liquid into the gaseous form either by exposing the liquid to the air or by boiling the liquid. ठीक है, किस तरह से इवेपोरेशन हम कर सकते हैं? या तो लिक्विड को हम एक्सपोज कर दें एयर में एट द रूम टेम्परेचर, और या फिर लिक्विड को हम हीट अप कर दें, गर्म कर दें, और वो अपने आप भाप बन जाएगा. यस, दिस इज इवेपोरेशन. What is the process behind evaporation? Evaporation का process क्या होता है? देखिए, suppose I am taking a beaker. देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है अच्छे से. ठीक है, ये लिक्विड है. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, है ना? ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स जब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते होंगे. यस, ये भी बात सही है. वो एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करते ही करते हैं, साथ में वो एयर के पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे जब हम लिक्विड को एक्सपोज कर देंगे एयर में. अगर मैंने यहाँ पर लिड लगा रखी है, सपोज मैंने इसको ढक दिया, इसको मैंने ढक दिया है इस बीकर को, तो अभी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. लेकिन अगर सपोज कीजिए मैंने इस लिड को हटा दिया है और मैंने अपने इस लिक्विड को एक्सपोज कर दिया है एयर में, तो जो एयर के पार्टिकल्स होंगे ना, तो ये जो लिक्विड एयर के पार्टिकल्स सब चारों तरफ होंगे, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये एयर के पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे. अब ये करते समय क्या होगा कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स है, किसके सरफेस पे पार्टिकल्स है? लिक्विड के सरफेस पे जो ये पार्टिकल्स हैं इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी. ये बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे बिकॉज ऑफ कोलिजन. किसके साथ कोलिजन? एक तो लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ खुद से कोलिजन, दूसरा एयर के पार्टिकल्स के साथ भी कोलिजन करके ये एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर कर लेंगे. और इनकी जो एनर्जी होगी, जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, सरफेस पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, सरफेस पार्टिकल्स एनर्जी जो होगी वो एनर्जी ज्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. वो एनर्जी क्या होगी? इट विल बी ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये एक ऐसा फोर्स है जो लिक्विड के पार्टिकल्स को बांध के रखता है लिक्विड के अंदर, कहीं जाने नहीं देता है. तो जब इन सरफेस पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? ये लिक्विड के पार्टिकल्स एयर के अंदर गैसियस फॉर्म में उड़ जाएंगे, है ना? ये बात मैंने आपको सही बताई. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है जब हमारे सरफेस पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम है? लिक्विड के पार्टिकल्स को बांध के रखना, कहीं जाने नहीं देना. तो अगर वो एनर्जी ओवरकम कर जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी इस वाले फोर्स से, तो पार्टिकल्स एयर के अंदर उड़ जाएंगे गैस के फॉर्म में. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, अब जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को वो मैं आपको बताती हूँ. फैक्टर्स दैट अफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे पहला फैक्टर मैं आपको बताती हूं, नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड का क्या नेचर है, उसका क्या बिहेवियर है? नेचर ऑफ लिक्विड. ठीक है, देखिए, अगर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो फास्टर होगा. देखिए, दो लिक्विड लेती हूं मैं, एक लेती हूं वाटर. वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और एक मैं लेती हूं ईथर. ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 34 डिग्री सेल्सियस. मैंने क्या बोला? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
उसका इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। तो वाटर और ईथर में सबसे पहले कौन भाप बनेगा, कौन गैसियस फॉर्म में जाएगा, वो ईथर होगा, क्योंकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो फास्टर होगा। तो क्या मैं कह रही हूं, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, हायर is the rate of evaporation। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को वो है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड का उतना ही हायर रेट होगा इवेपोरेशन का। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मोर इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड का उतने ही जल्दी इवेपोरेशन होगी। दैट मीन्स हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर हो गई। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखिए लिक्विड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। आप ही करते होंगे ये सब चीजें, इवन मैंने भी की हुई है। स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है और मम्मी को दूध पिलाना ही पिलाना है हमको, नहीं है ना, तो मैं उस टाइम क्या कहती थी मम्मी को, मम्मी इसको आप ना बड़े से बर्तन में जल्दी से ठंडा कर दो, मैं पी के चली जाऊंगी। मेरा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो मेरे पास जो गर्म दूध था उसको मैंने क्या कहा कि आप बड़े से पतीले के अंदर इसको ठंडा कर दो, मैं पी के चली जाऊंगी। दैट मीन्स जो बड़ा सा पतीला मैंने कहा उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसीलिए जब हम इसलिए मैंने क्या किया, मेरा जो लिक्विड कप में था, मैंने जो अपना मिल्क कप में था उसको मैंने किस में डलवाया, एक पतीले में डलवाया। क्यों? क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है वो छोटा सा है, लेकिन पतीले का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का उतनी ही ज्यादा जल्दी वो लिक्विड ठंडा होगा। ठंडा होने का मतलब है इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या होना चाहिए, लार्जर द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतनी ही ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करेगा। ठीक है, ये है थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखिए एक एयरी प्लेस पे, कोई भी जहां पर बहुत ज्यादा हवा चलती है, एक ऐसा प्लेस देखिए आप, उस प्लेस पे आप नोटिस करेंगे कि लिक्विड का जो इवेपोरेशन का रेट है वो फास्टर होगा। सो इन एन एयरी प्लेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड विल बी फास्टर। क्यों? क्योंकि देखिए हवा चल रही है, बहुत तेजी से हवा चल रही है। ठीक है, लिक्विड के जो वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो उस हवा के थ्रू इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो हवा बहुत तेज से चल रही है, तो जो वाटर वेपर है किसमें प्रेजेंट, किसी भी चीज में प्रेजेंट है वाटर वेपर। सपोज कीजिए एक हैंकी लिया मैंने, उसको मैंने पानी में भिगोया और निचोड़ दिया, फिर भी हैंकी गीला है, इसका मतलब उस हैंकी में वाटर प्रेजेंट है, थोड़ा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे हवा चलेगी तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उस हैंकी के अंदर, और हवा बहुत तेज से चल रही है, तो हवा उन पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगी और इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो फास्टर हो जाएगा। तभी हम कहते हैं ना कि आज हवा नहीं चल रही तो कपड़े ज्यादा नहीं सूखे हैं। हवा अगर तेज चलेगी तो जो वाटर के पार्टिकल्स उन कपड़ों के अंदर हैं वो हवा के साथ बह जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे और इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा विंड होगी उतनी ही फास्टर इवेपोरेशन का रेट होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट फैक्टर पे जो कि है ह्यूमिडिटी। फिफ्थ फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना आज यार बहुत ह्यूमिड था, आज बाहर बहुत चिपचिपी, आज बहुत चिपचिपी थी, कहते हैं ना आज बहुत चिपचिपी गर्मी है, कहते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है यार, बहुत चिपचिपी गर्मी है। तो दिस इज ह्यूमिडिटी। क्या है, एयर के अंदर वाटर वेपर का प्रेजेंस होना, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं हम। एक होती है ड्राई एयर, एक होती है ह्यूमिड है। ड्राई एयर के अंदर कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होता, उस दिन बहुत चिलचिलाती गर्मी होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एयर के अंदर कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं। लेकिन जिस दिन बहुत चिपचिपी वाली गर्मी होती है उस दिन हम क्या कहते हैं, इट्स ह्यूमिड एयर। उस टाइम उस दिन क्या होता है, एयर के अंदर वाटर वेपर का जो प्रेजेंस होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर
द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम इवेपोरेशन होगा, क्योंकि एयर के अंदर उस दिन वाटर वेपर का प्रेजेंस ज्यादा होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूं, जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, उस दिन इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट होगा। तो एक तरह से देखिए, ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेस इज द इवेपोरेशन, एंड लेस इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द इवेपोरेशन। तो मैं कह सकती हूं कि जो ह्यूमिडिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये तो मैंने बात की आपसे फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन के। एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ इवेपोरेशन के रिगार्डिंग। इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कॉज करता है। कैसे? देखिए, गर्मियों में आपने सुना होगा मम्मी को कहते हुए या किसी को भी कहते हुए, या घर में आपने नोटिस भी किया होगा काफी सालों से कि जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही हम अपनी गर्मी में मटका रखते हैं, मटके का पानी पीते हैं, क्योंकि हमने कहते सुना है, फिर हमने खुद महसूस भी किया है कि गर्मियों के अंदर जो मटके का पानी होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है कि नहीं होता है? क्या रीजन है? उसका रीजन यही है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मटके का ही लेके देखती हूँ। मटका लिया हमने, ले लिया, उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, और उसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए। 2-3 घंटे बाद उस मटके के पानी का टेम्परेचर फिर से नोट कीजिएगा। डिफरेंस क्या देखेंगे कि 2-3 घंटे बाद जो हमने टेम्परेचर नोट किया है उस टाइम पे जो मटके का पानी का टेम्परेचर था वो कम आ गया है। क्यों कम आ गया है? बिकॉज 2-3 घंटे बाद वो पानी ठंडा हो गया है, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया है। अब वो पानी ठंडा कैसे हुआ? देखिए, मटके के अंदर हमने पानी डाला, मटके के अंदर फाइन पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं वाटर को उसके सरफेस पे आने के लिए। ठीक है, मैं मटका कहाँ बनाऊं? सपोज मैं यही बना देती हूँ। ठीक है, ये सपोज कीजिए दिस इज अ पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर लिया है मैंने, इसमें पानी है। ठीक है, अब ये जो सरफेस है इस पिक्चर का या पॉट का या मटके का, ये इसके अंदर फाइन पोर्स होते हैं जो वाटर पार्टिकल्स को सरफेस पे आने के लिए अलाउ कर देते हैं कि भाई आ जाओ हमारे सरफेस पे, तुम आ सकते हो क्योंकि हमारे पास फाइन पोर्स हैं। अब जब पानी इनके सरफेस पे आ जाएगा, जब वाटर पार्टिकल्स इनके सरफेस पे आ जाएंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे और क्या बन जाएंगे? भाप बन जाएंगे, इवेपोरेशन हो जाएगी। लेकिन भाप बनने के लिए इन पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी तो चाहिए, कोई एनर्जी तो चाहिए ना, ताकि ये ओवरकम कर सके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, है ना। मैंने बात समझाई थी ना कि सरफेस पार्टिकल्स की जो एनर्जी है जब वो ज्यादा हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो वो भाप बन जाएंगे और एयर में उड़ जाएंगे। अब वो इस मटके के ऊपर तो आ गए, मटके के सरफेस पे पार्टिकल्स तो आ गए, लेकिन इनको एनर्जी चाहिए इवेपोरेशन के लिए। वो एनर्जी ये कहां से लेंगे? वो एनर्जी जो मटके के अंदर पानी है, मटके के अंदर जो पानी है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनसे ये एनर्जी ले लेंगे। अब इनसे ये एनर्जी ले लेंगे। जैसे ही सरफेस के पार्टिकल्स ने अंदर वाले पार्टिकल से एनर्जी ली तो इन सरफेस वाले पार्टिकल्स के पास में क्या आ गया? ये इनके पास हायर एनर्जी हो गई है। अब जैसे ही इनके पास हायर एनर्जी हो गई है वैसे ही ये इवेपोरेट हो जाएंगे गैस फॉर्म में और एयर में चले जाएंगे। ठीक है, तो इनका इवेपोरेशन हो गया। लेकिन अब अंदर वाले पार्टिकल्स की बात करें तो क्या हुआ? इन्होंने अपनी एनर्जी बाहर वाले पार्टिकल्स को दे दी और खुद की एनर्जी क्या हो गई? इनकी कम हो गई। एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या हुआ? कि जो अंदर जो पानी था, मटके के अंदर जो पानी था वो ठंडा हो गया। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विच कॉजेस कूलिंग स्पेशली ड्यूरिंग समर। ठीक है, सो आई होप ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इवेपोरेशन के रिगार्डिंग, इसके जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अब तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि भाई पानी ठंडा क्यों होता है मटके का गर्मियों के अंदर, नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय।